नमस्कार दोस्तों। आज यानी 21 दिसंबर 2016 का जो हमारा प्रीलिम फोकस्ड न्यूज़ एनालिसिस है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखते हैं फ्रंट पेज पे कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, फ्रंट पेज पे एक दो न्यूज़ ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा जब ई कॉमर्स यानी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से हम जब भी कई बार चीज़ें खरीदते हैं तो कई बार उसमें डिफेक्टिव मटेरियल आ जाता है। तो ये जो साइट्स होती हैं अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट, जो वो मटेरियल वापस लेने में काफ़ी आनाकानी करती हैं। तो एक तरह से सोल्यूशन नहीं निकल पाता और कस्टमर्स को समझ नहीं आता अगर ये इनकार कर दे तो किसके पास में जाएं। क्योंकि देखिए, जो लोग इनसे जो फ्लिपकार्ट या अमेजन से मटेरियल खरीदते हैं या फिर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, आमतौर पे वो क्या होते हैं, बिजी पर्सन्स होते हैं, तभी तो वो ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। आमतौर पे, हमेशा नहीं, आमतौर पे टैक्स सेवी या फिर वो लोग खरीदते हैं। तो उनको ये लगता है कि क्या शिकायत करें कोर्ट में, कौन इनके खिलाफ कोर्ट में जाएगा। तो देखिए, एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है। हमारी जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बेंगलोर में है, उन्होंने क्या किया है, एक ऑनलाइन कस्टमर मेडिएशन सेंटर स्थापित किया है, OCMC। तो याद रखिएगा इसे, OCMC। इसका नाम दोबारा से आपको बताता हूँ, ऑनलाइन कस्टमर मीडिएशन सेंटर। तो ये क्या करेगा, देखिए पहले तो ये दोनों को इकट्ठा करेगा, यानी जो कंपनी है, जो ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट अमेजन, इनको और जो कस्टमर है इनको एक साथ लाएगा और कहेगा कि आप देखिए अपना सोल्यूशन निकालिए खुद से। अगर ये सोल्यूशन नहीं निकाल पाए तो फिर ये 7 दिनों के बाद में फॉर्मल कंप्लेंट दे सकता है और एक ये मीडिएटर इस्टेब्लिश करेंगे, मीडिएटर स्थापित करेगा। ये फोरम है जो, फिर वो मीडिएटर अपने आप से डिसीजन लेगा, दोनों से कंसल्ट करके भी किसकी गलती है किसकी नहीं है। तो देखिए, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि एक तो ये है ही है OCMC, क्या है ये और किसने इस्टेब्लिश किया है। तो देखिए, नेशनल यूनिवर्सिटी ये इस्टेब्लिश करेगी, ये है ऑनलाइन कंज्यूमर मीडिएशन सेंटर। अब क्वेश्चन ये बनता है कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन से डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया है। तो देखिए, ये है सेंट्रल डिपार्टमेंट फॉर कंज्यूमर अफेयर। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, सेंट्रल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। कहीं आप दूसरे डिपार्टमेंट्स लिख दो, कॉमर्स डिपार्टमेंट या फिर दूसरे जो भी हैं, कंज्यूमर डिपार्टमेंट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया जाएगा और ये 24 दिसंबर को लॉन्च होगा। 24 दिसंबर को आपको पता होना चाहिए कि नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे होता है। दूसरा देखिए, जो फ्रंट पेज में इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, प्री के लिहाज से कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे ही पॉइंट्स है। एक जो CBSE है, CBSE ने देखिए पहले नो डिटेंशन पॉलिसी लाई थी, यानी 10th में कोई भी बोर्ड एग्जाम्स नहीं होंगे और सभी को आगे +1 में एडमिशन मिलेगा। लेकिन अब इन्होंने इसमें फेरबदल करते हुए कहा है कि जो 10th में भी अब दोबारा से एग्जाम होंगे और कंपलसरी कर दिया गया है। और दूसरा एक पॉइंट यह है, CBSE ने जो रेकमेंड किया है वो ये किया कि अभी देखिए +1 +2 में क्या होता है, +1 +2 में 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, यानी 3 लैंग्वेज आपको सीखनी है, इंग्लिश, हिंदी और एक मॉडर्न लैंग्वेज, कुछ इस तरह से 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला जो भी है। तो अब ये कहते हैं जो ये 3 लैंग्वेज का जो फॉर्मूला है वो यानी जो है 9th 10th यहाँ में भी लागू होना चाहिए, सिर्फ +1 +2 में नहीं, इवन ये 9th 10th में भी लागू होना चाहिए और इसकी शुरुआत 6ठी क्लास से ही हो जानी चाहिए। छोड़िए, इतना सारा डेटा कोई काम का नहीं है, मतलब एक सिर्फ बात है, कहीं कुछ याद आ जाए तो मेंस में लिखने के लिए। अब देखिए, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन काफ़ी सुर्खियों में रहता है और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे काफ़ी प्री में क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो हमेशा याद रखिए कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं है, कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी आर्टिकल में इसका जिक्र नहीं है और स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट में पास हुई थी 1992 में ये बनी थी। और LPG रिफॉर्म आए थे तो हमारे देश पे काफ़ी प्रेशर था कि वुमेन्स को आप राइट्स दीजिए, वुमेन के राइट्स की सुरक्षा कीजिए। उस जो परिप्रेक्ष्य था उसमें यह बॉडी इस्टेब्लिश की गई थी। तो देखिए, अब क्या है, इसकी जो अभी की जो चेयरमैन है वो ललिता कुमार मंगलम ये हैं। लेकिन क्वेश्चन इन पे नहीं आएगा कौन है चेयरमैन, क्वेश्चन इन पे आएगा एक तो कि कौन सी स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है। दूसरा क्वेश्चन इस पे आएगा जो इसके चेयरमैन होते हैं, 2 क्वेश्चन इन पे बनते हैं, उनका आंसर आपको देने हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरमैन की नियुक्ति कौन करता है, हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, बस एक ही क्वेश्चन है। दूसरा, अगर देखिए कोई पैनल करता है तो उसके सदस्य कौन कौन है, मतलब कहने का मतलब है, अब अगर आपका आंसर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो दूसरा क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अगर आपका आंसर ये एक पैनल और एक्सपर्ट्स का पैनल या फिर MPs का पैनल मिलकर डिसाइड करते हैं तो दूसरा क्वेश्चन है उस पैनल में कौन कौन शामिल होता है। तो आपके इसका आंसर देना कि हु अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। आगे आते हैं। आगे देखिए, कुछ आज खास न्यूज़ है नहीं। मणिपुर में वायलेंस चल रहा है और इकोनॉमिक ब्लॉकेट के बाद में तो कोई खास नहीं है, काफ़ी नॉर्थ ईस्ट में अनरेस्ट रहता है, तो ये इस तरह की न्यूज़ नहीं आती प्रीलिम के लिहाज से। देखिए, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की जो लोकेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो एक थोड़ा सा इसका मैप हम डिस्कस कर लेते हैं। धीरे धीरे करके हमें सारा ये याद हो जाएगा। आज तो सिर्फ हम पॉलिटिकल मैप जो डिस्कस कर रहे हैं, आगे नॉर्थ ईस्ट का। वैसे तो हमारे देखिए जो मैप की सीरीज चल रही है, आगे भी आएगा ही नॉर्थ ईस्ट का मैप, लेकिन करंट से जुड़ते रहेंगे तो बाद में जब हमारी बारी आएगी इंडिया के मैपिंग तो आपके लिए आसान रहेगा। तो ये देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट का थोड़ा सा मैप। यहाँ पे देख लीजिए भूटान आता है और यहाँ पे देखिए नेपाल और भूटान के बीच में पड़ता है हमारा छोटा सा सिक्किम। और यहाँ पे देखिए
यहाँ पे जब नेपाल चल रहा है, भूटान चल रहा है, और यहाँ पे बांग्लादेश है। चिकन नेक आपको पता है किसे कहते हैं? आपको मैं बताता हूँ चिकन नेक किसे कहते हैं। ये देखिए, यहाँ पे नेपाल है और यहाँ पे भूटान है, और ये सारा है बांग्लादेश। ये देखिए, यहाँ तक बांग्लादेश आ रहा है। हाईलाइटर लाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा थोड़ा। हाईलाइटर में देखिए, अभी ये सारा बांग्लादेश है और ऊपर ये चल रहा है। तो आगे आप देखिए, सिर्फ इतनी सी सड़क जा रही है। एक सेकंड रुकिए आप। ये देखिए, सिर्फ 22 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, एक लाइन सी बन रही है, एक हाईवे है जो हमारा यहाँ से जा सकता है पूरे नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करने के लिए। तो इंडिया को डर यह लगता है कि चाइना अगर वार हुआ या किसी भी यू कैन से दैट एडवर्स सर्कमस्टांसिस में हमारे जो ये 22 किलोमीटर का स्ट्रेच है, सिर्फ 22 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जो नॉर्थ ईस्ट को पूरे इंडिया से जोड़ता है, यहाँ से देखिए। तो ये इस पर चाइना का कब्जा हो गया तो हमसे नॉर्थ ईस्ट वो अलग हो जाएगा, यू कैन से दैट कट जाएगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक कलादान मल्टी मॉडल जो है वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं। वो क्या होगा, वेस्ट बंगाल से जाएगा यहाँ पर म्यांमार की तरफ में। तो पहले तो देखिए शिप के थ्रू जाएंगे, बाद में नदी और रास्ते के थ्रू जाएंगे। आपसे क्वेश्चन भी है इस बारे में, क्वेश्चन है कलादान मल्टी मॉडल का। तो ये देखिए, और दूसरा आगे देखिए, एक अरुणाचल प्रदेश आता है। ये देखिए, अरुणाचल प्रदेश घूम के आता है, और असम भी काफ़ी एरिया हमने कवर कर रखा है। अब 4 स्टेट्स की सीमा जो है म्यांमार से मिलती है, हमेशा याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश की, नागालैंड की, मणिपुर की और मिजोरम की, इन 4 देशों की सीमा म्यांमार से मिलती है। यहाँ पे साइड में म्यांमार है। अरुणाचल प्रदेश की वैसे चाइना से भी मिलती है। और यहाँ से याद रखिए, दोबारा से बोलता हूँ, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड आता है, फिर मणिपुर आता है, फिर मिजोरम आता है। लाइन वाइज चलते हैं, और इन सब की सीमा जो मिलती है म्यांमार से मिलती है। और जो त्रिपुरा है, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, ये जो त्रिपुरा है, अगरतला, यहाँ पे जो मैं बार बार अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पे जो अगरतला है, त्रिपुरा, यहाँ पे बंगाली लोग बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बांग्लादेश से माइग्रेशन काफ़ी ज़्यादा हुआ है। त्रिपुरा छोटा सा है, और यहाँ पे देखिए काफ़ी जगह से तो ये बांग्लादेश से ही घिरा हुआ है। इवन देख लीजिए, वेस्ट में देख लीजिए, साउथ में देख लीजिए, बांग्लादेश से घिरा हुआ है हमारा त्रिपुरा का स्टेट। छोटा सा स्टेट है यहाँ पे साइड में। और यहाँ पे देखिए, ऊपर के जो स्टेट हैं वो भी देख लीजिए आप। ऊपर के स्टेट जो है शिलोंग, और दूसरा जो है यहाँ पे मेघालय तो मतलब कैपिटल ही है इसकी। तो मेघालय में देख लीजिए, यहाँ भी बहुत ज़्यादा माइग्रेशन होता है। इसीलिए असम, और जो असम देखिए ऊपर है, थोड़ा ज़्यादा ही घुचमुच हो गया है, कोई ना, दोबारा कर लेंगे इसको बाद में। तो देखिए, ये जो है मेघालय, यहाँ भी बांग्लादेशी जो माइग्रेंट्स है काफ़ी ज़्यादा हैं। तो क्योंकि देखिए यहाँ पे इनके रिसोर्सेज काफ़ी क्रंच हैं, तो ये अपने अच्छे रिसोर्सेज की तलाश में हमारे मेघालय में आ जाते हैं, असम में आ जाते हैं हमारे, और त्रिपुरा में आ जाते हैं बांग्लादेशी। तो ये सारा का सारा थोड़ा नॉर्थ ईस्ट का मैप था, ज़्यादा ही इसमें वो होगी, मतलब ज़्यादा स्पेस हो गया। अब देखते हैं आगे कौन सा है। देखिए, नॉर्थ ईस्ट की जो है तो हो गया, हमने डिस्कस किया। अब नीति आयोग का एक छोटा सा पॉइंट है। नीति आयोग आपको पता होगा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अगर पहले प्लानिंग कमीशन के बारे में काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, अब प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग बनाया गया है, तो नीति आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह भी एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और इसका भी जो चेयरमैन है वो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कुछ मेंबर्स मिलकर नहीं करते। तो इस हिसाब से बस आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ना ही ये स्टैच्यूटरी बॉडी है, मतलब पार्लियामेंट से पास नहीं हुई है, गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से ये बना दिया है, तो इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी हम कहेंगे। और उसके बाद में देखिए, जो किर्गिस्तान है, किर्गिस्तान के जो चीफ हैं वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो भी हैं, ये हमारे देश की विजिट पर आए हैं। तो किर्गिस्तान अब सुर्खियों में आए हैं, तो किर्गिस्तान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो किर्गिस्तान है ये मुगलों का घर था। इवन जो बाबर ने एक बुक लिखी थी बाबरनामा, उसमें भी उन्होंने किर्गिस्तान का जिक्र किया है। और इनके साथ में हम देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनके साथ में हम मिलके एक एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है खंजर एक्सरसाइज। हम किर्गिस्तान के साथ मिलकर करते हैं, हमेशा याद रखिए। और किर्गिस्तान के साथ हम अपने रिलेशंस काफ़ी इंप्रूव कर रहे हैं। वो सारी जो चिकनी चुपड़ी बातें होती है आप सब लिख लीजिएगा कि कम्युनिकेशन हम सुधार रहे हैं, इकोनॉमिक्स की जो है ट्रेड इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सिंपल बातें इंटरनेशनल रिलेशन में हम लिखते हैं वो सब आप लिख दीजिएगा। मेन 3-4 जो बातें हैं, मुगलों का घर था ये, बाबरनामा में भी इसका जिक्र है, खंजर एक्सरसाइज करते हैं। और जो सबसे इसके साथ इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन। किर्गिस्तान की लोकेशन कहाँ है वो देख लेते हैं। ये देख लेते हैं किर्गिस्तान की जो लोकेशन है, यहाँ पे मैप साफ नहीं है, थोड़ा अगले मैप में देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये देखते हैं। आपको सेंट्रल एशिया हमेशा याद होना चाहिए। ये सारे जो थे पहले यूएसएसआर का पार्ट थे, यानी 1991 में जब यूएसएसआर का विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ था, ये सब यूएसएसआर का पार्ट था। अब जब 1991 में यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए, तो ये सारे स्थान लास्ट में जिनके स्थान लगता है, ये सारे बन गए यहाँ पे सेंट्रल एशिया में। ये देखिए, सबसे बड़ा है, देखिए थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूँ, बाद में मैपिंग में तो इनका नंबर आएगा ही। जो कजाकिस्तान है वो सबसे बड़ा है, हमेशा याद रखिएगा। कजाकिस्तान का जो एरिया है वो सबसे बड़ा है। और देखिए, उससे नीचे आता है हमारा
उज्बेकिस्तान। जब हम कई बार कहते हैं ना ये जो है अफगानिस्तान के, जब भी हम डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं अफगानिस्तान में काफ़ी सारी एथनिसिटीज़ हैं, अफगानिस्तान में उज्बेक्स भी हैं और तजाक्स भी हैं। ये देखिए, क्योंकि हम इसलिए कहते हैं उज्बेक की अफगानिस्तान में सीमा मिलती है, बॉर्डर मिलता है, इसलिए काफ़ी सारे उज्बेक्स की जो एथनिसिटी है वो अफगानिस्तान में भी रहती है। और काफ़ी सारे जो तजाक्स हैं इनका बॉर्डर मिलता है आपस में, इसलिए तजाकिस्तान भी हमारे यू कैन से दैट अफगानिस्तान में रहते हैं तजाक्स। और जो हमें अभी देखना है वो है किर्गिस्तान। ये देखिए किर्गिस्तान, और हमारा जो एरिया है देखिए कश्मीर हमारा जो है यहाँ पे पूरा यहाँ तक कश्मीर है, तो हम तजाकिस्तान के काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं। ये तो हमारा जो एरिया है वो कब्जा किया हुआ है पाकिस्तान ने, अदरवाइज हम काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं तजाकिस्तान के। इवन अफगानिस्तान के साथ तो हमारी जो बॉर्डर है वो मिलता भी है। और देखिए इसका यू कैन से दैट, आपको एक बात पता होगा कि हमारी इंडिया के साथ जो पाकिस्तान की सीमा है उसको रेड क्लिफ कहते हैं, और जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा है उसको शायद कहते हैं डूरेड लाइन। देखिए मैं शायद इसलिए बोलता हूँ क्योंकि 99% कई बार श्योर होता हूँ लेकिन गलती हो जाती है कई बार, इसलिए मैं आपको शायद इसलिए लगाता हूँ कि आप इसे चेक कर लीजिएगा, क्योंकि एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ना बताऊँ तो फिर कुछ काम का नहीं है ना, अगर आप चेक कर लोगे तो कम से कम आपको याद रहेगा। एक बार अगर आप चेक करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे उसे। तो बाकी देखिए शायद वैसे नहीं बोलूँगा, वेरीफाई करके ही बोलूँगा। ऊपर से देखिए जो ये तुर्कमेनिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान नीचे आता है और इसका एरिया जो है ईरान से इसका बॉर्डर मिलता है। तो ऑलमोस्ट आप बस एक बार नज़र में आ गया और कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। कजाकिस्तान सबसे बड़ा है, उसके नीचे किर्गिस्तान साइड में चाइना से इसका बॉर्डर मिलता है, और उसके नीचे है तजाकिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान देखिए थोड़ा न्यूट्रल सा देश है, स्विट्जरलैंड की तरह है। स्विट्जरलैंड आपको पता होगा एक थोड़ा न्यूट्रल सा देश है, इसलिए स्विट्जरलैंड में जिनेवा में काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काफ़ी ज़्यादा हैं, क्योंकि एक न्यूट्रल सा कंट्री है। पहले जब यूएसएसआर और यूएस की लड़ाई चल रही थी तो स्विट्जरलैंड ने एक न्यूट्रल सा पक्ष लिया था। इसने कहा था कि हम किसी देश के साथ में नहीं है, ना हम नाटो में हैं, ना हम यूएसएसआर ने जो कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापित करी थी उसमें है। वैसे ही तुर्कमेनिस्तान एक न्यूट्रल सा कंट्री है। अब सेंट्रल एशिया में एक एससीओ ऑर्गेनाइजेशन है, अब इंडिया भी इसका मेंबर है, इसलिए हमारा इनके साथ संबंध अब लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं क्या है। आगे आती है हमारी फेवरेट मैपिंग। ये मैपिंग देखिए दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं 20 सेकंड के अंदर अंदर। ये देखिए मैप देख लीजिए, मोरक्को आता है यहाँ पे, नॉर्थ में अल्जीरिया आता है, लीबिया आता है, इजिप्ट आता है। यहाँ पे देखिए सूडान दो पार्ट में अब डिवाइड हो चुके हैं, साउथ सूडान और सूडान। यहाँ पे इथोपिया आता है, युगांडा, कीनिया और जिम्बाब्वे के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं। ये बीच में लैंडलॉक्ड कंट्री है, साउथ अफ्रीका के साथ हम क्रिकेट खेलते हैं, और ये भी काफ़ी नीचे है। और गांधी जी यहाँ पे गए थे, नमीबिया, अंगोला, ये सारे वेस्ट में आते हैं। यहाँ से देखिए अमेरिका के संबंध बढ़ते हैं, और मेंस में इसका क्वेश्चन भी आया था कि वेस्टर्न अफ्रीका में जो स्लेवरी थी ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि देखिए यहाँ से कनेक्टिविटी ज़्यादा है अमेरिका और यूरोप की, तो यहाँ से जो स्लेव्स पकड़ के ले जाते थे इस एरिया से। तो यहाँ पे आते हैं घाना और ये सारे जो कैमरून है और ये सारे, बस थोड़ा सा देख लिया। अब आगे चलते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या डिस्कस किया था, अभी तक हमने 3 लोकेशंस डिस्कस की थी इसकी, उसको भी मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। एटलस माउंटेन्स जो मेडिटेरियन सी से सहारा को डिवाइड करते हैं, ये मोरक्को से टूनिशिया तक 2400 किलोमीटर तक है। अगार माउंटेन्स अल्जीरिया में है, और ये देखिए यहाँ पर छोटा सा है। और जो तिब्बती माउंटेन्स है चड में है ये, और थोड़ा सा लीबिया में भी इनका पार्ट मिलता है। तो 3 लोकेशंस अभी तक हमने अभी तक डिस्कस की थी। तो 3 लोकेशंस हम और डिस्कस करते हैं। आगे देखिए अब एक और जो माउंटेन्स की हमारी सीरीज चल रही थी, माउंटेन्स में हम यहाँ पे आता है ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन, साउथ अफ्रीका के अंदर है। सबसे नीचे देखिए ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन सबसे नीचे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में है ये। और उसके बाद में देखिए माउंट किलीमंजारो, यहाँ पे देखिए किलीमंजारो बीच में देखिए, जहाँ मैं बार बार मार्क कर रहा हूँ, दोबारा से कर देता हूँ। ये देखिए जो है किलीमंजारो माउंटेन्स, ये है तंजानिया के अंदर हैं। बस इससे ज़्यादा नहीं याद करना आपको। लोकेशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि वेस्ट की तरफ है कि ईस्ट की तरफ है और कौन से देश में है, ज़्यादा से ज़्यादा। और इसकी हिस्ट्री नहीं पूछेंगे, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, कुछ भी नहीं, वर्ल्ड में इतना वो डिटेल में नहीं जाते हैं। और ये देख लिए माउंट कैमरून, माउंट कैमरून तो आपको पता ही लग ही गया होगा, माउंट कैमरून तो कैमरून में ही है। और बस माउंटेन्स में ऑलमोस्ट इतने ही हैं, ये छोटे मोटे हिल्स हैं, ये नहीं करने हैं। 6-7 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, वो ऑलमोस्ट हमने सारे कर दिए, और कल देख लेंगे अगर 2-3 और भी बचे होंगे तो दोबारा से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, ज़बरदस्त रट्टा लग जाएगा आपका। कि देखिए अगार माउंटेन्स था, एटलस माउंटेन्स ऊपर की तरफ है, ये जो है मोरक्को से ट्यूनिशिया की तरफ में जो अगार माउंटेन्स हैं ये हमारे अल्जीरिया में है, तिब्बती माउंटेन्स चड में है और थोड़ा साइड में है। और फिर 3 लोकेशन जो आज हमने करी, ड्रकनबर्ग्स माउंटेन ये साउथ अफ्रीका में है, और किलीमंजारो तंजानिया में है, और कैमरून में है ये हमारे माउंट कैमरून्स। फिर यहाँ भी देख लेते हैं दोबारा एक सेकंड, फिर कभी नहीं भूलोगे आप। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हैं ड्रकन्सबर्ग माउंटेन्स, और यहाँ पे तंजानिया में है हमारे किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। और कैमरून कहाँ गया, मिल गया, ये रहा कैमरून में हमारे माउंट कैमरून्स। तो 3 लोकेशंस आज की ये इंपॉर्टेंट हैं।
होप आपको याद हो ही गए होंगे, अभी तो इतना डिस्कस करने के बाद तो पक्का याद हो गए होंगे। अब चलते हैं अगले की तरफ में। बिम्स्टेक हम आज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव और ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, बिम्स्टेक इसे कहते हैं। और इसके जो साउथ ईस्ट एशिया के जो हैं इसके मेंबर हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से इसके मेंबर हैं। बांग्लादेश इसमें है, इंडिया इसमें है, म्यांमार इसमें है, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल, तो 7 मेंबर हो गए। तो याद कर लीजिए एक बार कौन कौन से कंट्री इनके बीच में है। तो देख लीजिए इनके बीच में बांग्लादेश है, इंडिया है, म्यांमार है, श्रीलंका है। अब ध्यान देने वाली बात यह है, कई बार पता क्या कैसा क्वेश्चन ये पूछते हैं, कौन कौन से मेंबर जो हैं वो सार्क में भी हैं और बिम्स्टेक में भी हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट 5 मेंबर हैं जो सार्क में भी हैं, बिम्स्टेक में भी हैं। सिर्फ म्यांमार है, वो म्यांमार नहीं है सार्क के अंदर में, और थाईलैंड भी नहीं है सार्क के अंदर में। तो 5 मेंबर्स दोनों के बीच में म्यूचुअल हैं। तो थोड़ा और इसके बारे में जान लेते हैं। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1997 में इसकी शुरुआत हुई थी। 4 देशों ने मिलकर इसकी स्टार्ट करी थी। शुरू में बैंकॉक था, यानी थाईलैंड था, और ये था, यहाँ देख लीजिए, बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था। 4 देश सबसे पहले थे। उस टाइम पे म्यांमार था, वो ऑब्जर्वर था। 1997 में सबसे पहले जब इनकी स्टार्ट की थी, तो स्टार्टिंग में इनका नाम सिर्फ बिस्टेक था, एम था ही नहीं, बिस्टेक। फिर म्यांमार ऐड हो गया उस पहले सेशन के बाद में, तो इसका नाम पड़ गया बिम्स्टेक। तो 5 मेंबर हो गए। तो 2004 में जब इनका पहला समिट हुआ तो 2 मेंबर और आ गए। कौन कौन से? हमारे बिल्कुल भाई दोस्त ये तो हैं, जो नेपाल और भूटान, जो हमारे भाई देश हैं। उसके बाद में देखिए क्या है, उसके बाद में देखिए कौन कौन से सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में, ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में, ये सब नॉर्मल बातें हैं, कुछ नहीं खास नहीं। और ये क्या टेक्नोलॉजी कौन ला रहा है, ये कौन ला रहा है, ये इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते, काट दीजिए, बस लिखने के लिए, दिखाने के लिए। और क्या है, क्वेश्चन इन पे आता है। देखिए पहला समिट कहाँ हुआ, और पहला समिट हुआ थाईलैंड के अंदर में, और आखिरी जो 2017 का समिट होएगा वो कहाँ होगा, ये काठमांडू में होएगा, नेपाल में काठमांडू में होगा। और 2014 का जो लास्ट समिट हुआ था वो म्यांमार में हुआ था, नेपाई था इसमें। तो बस समिट याद रखिए आपको। हाँ तो याद कीजिए, बताइए अगला समिट कहाँ होगा। याद हो गया ना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो हमारा क्विज है आज का, उसको अटेम्प्ट कर लेते हैं हम। एक आज थोड़ी सी, क्या पता आपको राइटिंग थोड़ी सही लगेगी पहले से, ज़्यादा सही तो नहीं लगेगी शायद। 500 मीटर्स की जो एपरेचर स्फीयरिकल टेलीस्कोप है, दोबारा से बोलता हूँ, जो इसकी फुल फॉर्म है फास्ट, फुल फॉर्म नहीं है तो कम फॉर्म है, फास्ट, और फुल फॉर्म ये है 500 मीटर्स एपरेचर स्फेरिकल टेलीस्कोप। कौन से देश में ये है और कौन से देश ने ये इस्टेब्लिश करी है? पहला ऑप्शन है यूएस, दूसरा ऑप्शन है चाइना, तीसरा ऑप्शन है पुर्टो रिको, और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो सोच लीजिए कौन से देश में ये है। ये फास्ट की टेलीस्कोप, काफ़ी बड़ी टेलीस्कोप है और काफ़ी सुर्खियों में ये थी। तो देखिए यह इस्टेब्लिश करी है चाइना ने। तो बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे और चाइना बिल्कुल सही ऑप्शन है इसका। तो अगला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेते हैं। देखिए मैच करना है आपको, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सरसाइज के बारे में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। युद्ध अभ्यास 2016 की एक्सरसाइज, सारी की सारी जो फेमस एक्सरसाइज हुई थी 2016 में। युद्ध अभ्यास क्या इंडिया और यूएस के बीच में है? फ्रेंडशिप 2016 क्या इंडिया रशिया के बीच में है? सूर्य किरण क्या इंडिया नेपाल के बीच में है? शक्ति एक्सरसाइज क्या इंडिया या फ्रांस के बीच में है? तो आपको ये बताना है कि कौन सी एक्सरसाइज इसमें से सही है। दोबारा देख लीजिए, युद्ध अभ्यास इंडिया प्लस यूएस, फ्रेंडशिप इंडिया प्लस रशिया, सूर्य किरण इंडिया नेपाल, और शक्ति इंडिया फ्रांस। तो सोच लिया होगा आपने। तो अब मैं इसका आंसर देने जा रहा हूं। देखिए सब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। आपको याद होगा अभी बलूचिस्तान का इशू आया था, उसी टाइम पे पाकिस्तान और रशिया के बीच में एक एक्सरसाइज हो रही थी। तो यह एक्सरसाइज इंडिया और रशिया के बीच में नहीं होकर पाकिस्तान और रशिया के बीच में है, पाकिस्तान प्लस में रशिया। तो इंडिया ने अपनी नाराज़गी भी जाहिर करी थी रशिया पे उस टाइम पर, कि कहा था कि देखिए आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो पाकिस्तान के साथ, आपकी और हमारी दोस्ती तो यू कैन से दैट बहुत अच्छी है। तो याद रखिएगा, ये फ्रेंडशिप 2016 एक्सरसाइज हुई थी पाकिस्तान और रशिया के साथ में। आगे चलते हैं, अब देखते हैं CSIR, जो ये रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है CSIR, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं और काफ़ी सुर्खियों में रहती है CSIR। कल भी हमने एक फैक्ट डिस्कस किया था कि CSIR ने जो एक टीबी की जो दवाई है, ओपन फंडेड प्रोग्राम डिमोनेटाइजेशन के कारण वो जो इनका ओपन फंडेड प्रोजेक्ट था वो खतरे में था। तो क्या ये जो CSIR है ये एक ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है? मतलब क्या अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है ये? क्या ये रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है या नहीं है? दूसरा जो ऑप्शन है, इसका चेयरमैन कौन होता है? जो मिनिस्टर होता है, यानी जो साइंस एंड टेक मिनिस्ट्री का मिनिस्टर होता है, क्या वो इसका चेयरमैन होता है CSIR का? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। तो सोच लिया होगा आपने। दोबारा से पूछता हूँ, क्या ये ऑटोनोमस है, रजिस्ट्री ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के अंदर रजिस्टर्ड है, और क्या साइंस एंड टेक मिनिस्टर वो होता है, इसका चेयरमैन होता है? तो देख लेते हैं अभी। देखिए पहला फैक्ट बिल्कुल सही है, हमेशा याद रखिए CSIR है वो ऑटोनोमस है और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड है। लेकिन
साइंस एंड टेक का जो मिनिस्टर होता है वो इसका चेयरमैन नहीं होता, ये काट दीजिए। हमेशा याद रखिए पीएम इसका चेयरमैन होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर। याद रखिएगा पीएम इसका चेयरमैन होता है सीएसआईआर का। और पीएम किस चीज़ का होता है? पीएम होता है देखिए एक नेशनल पॉपुलेशन का होता है, एक एड्स का होता है, एड्स ऑर्गेनाइजेशन, एक कुछ लैंग्वेज समिति का भी होता है। तो पीएम आप बताइए, आपको कुछ याद आ रहा हो तो पीएम और किस चीज़ का होता है? तो हमारा याद हो जाएगा सारे के सारे। कलादान का क्वेश्चन आ गया। कलादान मल्टी मॉडल जो हम चला रहे हैं वो कौन कौन से देशों के बीच में है? इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश। और दूसरा जो ऑप्शन है, क्या इसमें रेल रूट भी शामिल है? तो आपको इसका आंसर देना है। दूसरा दोबारा से बोलता हूँ, इंडिया, म्यांमार और बांग्लादेश मिलकर कलादान मल्टी मॉडल स्टैब्लिश कर रहे हैं। और क्या इसमें रेल रूट भी शामिल है? यानी पहले तो देखिए सी से जाते हैं, बाद में सड़क से जाते हैं, नदी से जाते हैं, क्या इसमें रेल रूट भी है? तो देखिए पहला जो ऑप्शन है वो गलत है, क्योंकि ये बांग्लादेश इसमें नहीं है, सिर्फ इंडिया और म्यांमार के बीच में ये है। और जो दूसरा है वो भी गलत है, रेल रूट इसमें नहीं है। मैप तो नहीं डाला मैंने, लेकिन फिर भी देखिए यहाँ देख लेते हैं पुराने मैप में। यहाँ पे देखिए, यहाँ से जाएंगे हम, वेस्ट बंगाल से यहाँ से जाएंगे तो म्यांमार के सीधा सीतवे जो पोर्ट है वहाँ पे हमारे शिप पहुँचेंगे। उसके बाद में एक जो कलादान नदी है उसके थ्रू जाएंगे और फिर रोड के थ्रू आगे पहुँच जाएंगे, ऐसे घूम फिर के यहाँ आ जाएंगे अपने। अच्छा ये भी आपको बताना है कौन से स्टेट में आते हैं, घूम फिर के कौन से स्टेट में आएंगे? मिजोरम में आएंगे या फिर मणिपुर में आएंगे? बताइए। म्यांमार से घूम के जब आएंगे तो कौन से स्टेट में पहुँचेंगे? तो देखिए ये जो रास्ता होगा काफ़ी छोटा हो जाएगा, बजाय कि इसके यहाँ से जो चिकन नेक से आना। तो एक सेकंड में साफ़ ही कर देता हूँ, अब थोड़ा साफ आसान लगेगा। अब देखिए, एक तो देखिए बिल्कुल घूम के यहाँ से आएंगे तो छोटा पड़ेगा यहाँ से मणिपुर में, जहाँ भी मिजोरम में जहाँ भी आएंगे, जिसका आंसर आपको देना है। एक यहाँ से घूम के आते हैं और घूम के दोबारा अगरतला में कोई सामान लाना होता है तो काफ़ी लंबा पड़ता है ये देखिए, और यहाँ से छोटा पड़ता है। 1000 किलोमीटर का फ़ायदा हो जाएगा। और यहाँ पे कोई रेल रूट नहीं है, और बांग्लादेश तो इसमें बिल्कुल भी नहीं है, बांग्लादेश का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे। और रेल रूट नहीं है, सिर्फ समुद्र का रूट है और नदी का भी रूट है और सड़क का तो है ही, लेकिन रेल रूट नहीं है। अब आगे का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ई नैम एक महत्वपूर्ण बॉडी है, अभी अभी स्टैब्लिश हुई थी। ई नैम काफ़ी सुर्खियों में थी। तो ई नैम है क्या? आपने सुना ही होगा ई नैम के बारे में। क्या ये ऐसी बॉडी है जो ट्रेडर्स का ग्रीवेंसेस को एड्रेस करेगी? और इसको ऑपरेट कौन कर रहा है? क्या इसको नबार्ड ऑपरेट कर रहा है? तो दो फैक्ट्स हैं देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ई नैम के बारे में। क्या ये एक ऐसी बॉडी है जो कि ट्रेडर्स की ऑनलाइन प्रॉब्लम को एड्रेस करेगी, रीएड्रेस करेगी और उनको सोल्व करेगी? और क्या ये नबार्ड ऑपरेटर कर रही है इसको? तो देख लेते हैं दोनों के दोनों फैक्ट्स। अब पहला तो देखिए गलत हो ही गया, क्योंकि ई नैम जो है एक जो है ऑनलाइन मार्केटिंग इस्टेब्लिश कर है, जो ऑनलाइन मार्केटिंग का जो इनिशिएटिव है वो फार्मर्स के लिए चलाया जा रहा है। एग्रीकल्चर जो इनिशिएटिव है वो है ये, यानी ट्रेडर्स के लिए ना होगा, ये फार्मर्स के लिए है। और ऑनलाइन और एक नेशनल मार्केटिंग जो यू कैन से बॉडी इस्टेब्लिश करने के लिए है, ताकि किसानों को पूरे इंडिया के रेट्स पता लग सकें और वो अपनी किसान जो है अपनी फसलें डिस्ट्रेस सेल उनका ना करें। अब देखते हैं दूसरा जो है, क्या इनको नबार्ड ऑपरेट करता है? तो यह भी गलत है, नबार्ड इनको नहीं करता। एक स्मॉल फार्मर एसोसिएशन है, स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम, इस तरह से कुछ है, ये इनको यू कैन से दैट ऑपरेट करता है, स्मॉल फार्मर कंसोर्टियम, एसएमसी करके ऐसा ही कुछ है ऑलमोस्ट। तो देखिए इस तरह से ई नैम है वो एक ऑनलाइन यू कैन से दैट मार्केटिंग कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, ताकि पूरे का पूरा कनेक्टिविटी आज के सभी मार्केटिंग कंपनीज में। तो ऑनलाइन ये इनिशिएटिव है, फार्मर्स के लिए है। और जैसे कर्नाटका का यू कैन से दैट कर्नाटका का मॉडल था ऑनलाइन, यू कैन से दैट कर्नाटका स्टेट के लिए उन्होंने एक ऑनलाइन इनिशिएटिव स्टार्ट किया था एक मार्केटिंग के लिए, ताकि सभी फार्मर्स अपने स्टेट में कर्नाटका के अंदर कनेक्ट हो सकें। ऐसा ही हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी स्टैब्लिश किया, जिसको स्मॉल जो कंसोर्टियम है फार्मर्स का, वो ऑपरेट करेगा। तो यही आज की डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक्स वेरी मच फॉर डिस्कशन।